बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसे हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आज का हमारा टॉपिक है। सेल वॉल के बाद अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल सबसे बाहर मौजूद होता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सेल वॉल मौजूद है, और सेल वॉल के अलावा इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद है। सेल वॉल के बाहर इसके अलावा इसमें पिलाए हैं, कैप्सूल है, प्लाज्मिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ग्रेन्यूल्स, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। न्यूक्लियोइड, सेल वॉल, फ्लैजेलम, ये सब मौजूद हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद होती है। इट्स लोकेशन, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बीनीथ सेल वॉल। ये सेल वॉल के नीचे मौजूद है। एक बैक्टीरियल सेल में सबसे आउटर जो वॉल है वो सेल वॉल है, और उस सेल वॉल के नीचे एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है। इसके फंक्शन बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे किसी यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के होते हैं। इट्स नेचर, इट इज़ वेरी थिन, फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट इन नेचर। ये बहुत बारीक होती है, लचकदार होती है और बहुत ही नाजुक होती है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल शो की गई है। इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स शामिल हैं, लिपिड बाइलेयर शामिल है। एक हिस्सा इसका बाहर की जानिब होगा और एक अंदर की जानिब। जो अंदर की जानिब है वो साइटोसोल को फेस करेगा, और जो बाहर की जानिब होगा वो आउटर सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फेस करेगा। Function: any damage to plasma membrane can result in the death of the bacteria or the cell. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी, और बैक्टीरिया चूँकि सिंगल सेल पर मुश्तमिल है इसलिए बैक्टीरिया एज अ होल डेड हो जाएगा। It regulates transport of protein, nutrients, sugar and electrons और other metabolites. दूसरी मेम्ब्रेन्स की तरह ये भी प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, शुगर और इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे मेटाबोलाइट्स उन हम कंपाउंड्स को कहते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, यानी कि सिंथेसिस या फिर ब्रेकडाउन के दौरान बनने वाले कंपाउंड्स। इंटरमीडिएट कंपाउंड भी हो सकते हैं और फाइनल कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो इनको पास आउट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। इट आल्सो कंटेन एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म यानी कि बैक्टीरिया को रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। द डिफरेंस फ्रॉम यूकैरियोट, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से मिलती जुलती है और ये उसी तरीके से फंक्शन करती है जैसे एक यूकैरियोट की या एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करती है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान कोई कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया is different from the eukaryote. साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म हम उस तमाम एरिया को कहते हैं जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। प्रोकैरियोट में ये न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दौरान मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोट में ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है।
इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, यानी कि इसकी जो नेचर है या इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जेल की तरह की होती है। कुछ जगहों पे ये लिक्विड होगा और कुछ जगहों पे ये थिक होगा, जेल लाइक होगा ये। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो न्यूक्लियोइड हम यहाँ पर इस क्रोमोसोम या डीएनए मॉलिक्यूल को कह रहे हैं, और इस डीएनए मॉलिक्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी ये लिक्विड मटेरियल मौजूद है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। फंक्शन, इट कैन मूव स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत आसानी से और तेजी से मूव कर सकते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती और ना ही इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जैसा कि इससे पहले हम साइटोप्लाज्म के करैक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को मूव करने में या स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है, चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। फिर इसमें डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं, लेकिन ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, यानी कि बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होंगी। इसके अलावा इसमें साइटोस्केलेटन भी मौजूद नहीं है, और साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद नहीं हैं। The large discrete structures such as chromatin, ribosome, mesosome and granules are present in it. अब इसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि इसमें बिखरी हुई हैं और वो साइज में बड़ी बड़ी हैं। तो इनमें क्रोमेटिन है, राइबोसोम है, मीसोसोम और ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। इनके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट का मेजर पार्ट बनाता है। प्रोटोप्लास्ट हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें जो कुछ भी मौजूद है, यानी कि एक सेल अगर उसकी हम सेल वॉल ऐड ना करें तो उसके अंदर जितना कुछ भी मौजूद होगा उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एक सेल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है ये। इसी तरह हमने एक टर्म पढ़ी थी प्रोटोप्लाज्म, जिसमें एंड पे एम आता है, तो उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शामिल नहीं करते, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी शामिल कर दें तो ये प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोइड। इट इज अ सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है डीएनए का जो कि डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर फॉर्म में है, यानी कि ये इसके एजेस बेयर नहीं है, नंगे नहीं है, बल्कि वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये सर्कल फॉर्म में होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा। इसमें दो दो स्ट्रैंड्स मौजूद होंगे, जैसा कि हम डीएनए की स्ट्रक्चर रिसेंट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इट इज टाइटली फोल्डेड सो एज टू फिट इनसाइड सेल कंपोनेंट। ये बहुत ज़्यादा फोल्डिंग शो करता है क्योंकि इसकी फोल्डिंग होगी तभी ये एक सेल के अंदर मौजूद होगा। लोकेशन, इट ऑक्युपाइज अ पोजीशन नियर टू द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल के सेंटर के करीब मौजूद है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियोइड यहाँ पर मौजूद है, और या इस जिसे हम क्रोमोसोमल डीएनए भी कह रहे हैं, तो ये इस बैक्टीरियल सेल के सेंटर के करीब मौजूद है। इट एग्रीगेट्स एज एन इरेगुलर शेप डेंस एरिया। ये भी हमें इस डायग्राम से शो हो रहा है कि ये बिखरा हुआ है एक इरेगुलर डेंस शेप एरिया के फॉर्म में, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ही बिखरी हुई फॉर्म में, बेतरतीब फॉर्म में ये मौजूद है और एक बहुत ही डेंस एरिया बना रहा है। न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया के डीएनए को हम कहते हैं, और इसके अलावा हम इसके लिए कुछ नेम और भी यूज करते हैं, जैसे हम इसको न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी, न्यूक्लियर रीजन या बैक्टीरियल
क्रोमोसोम, ये सब कह सकते हैं। The nuclear membrane is not present in bacteria. It lacks discrete nuclear membrane. जिस तरह एक यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और एक न्यूक्लियस बना हुआ होता है, वैसे बैक्टीरिया में एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि डिस्क्रीट होती है, बिखरी हुई होती है, और ये सारा न्यूक्लियोइड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी यहाँ पे तो फिर हम इसको न्यूक्लियोइड की बजाय न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। क्रोमोसोम, द सिंगल क्रोमोसोम दैट इज बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड। बैक्टीरिया हैप्लॉइड होते हैं, इनमें सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होती है। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हैप्लॉइड का मतलब होता है कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉइड मीनिंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो चूंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में नहीं है बल्कि एक सिंगल क्रोमोसोम मौजूद है, तो हम इसको कहेंगे कि ये भी हैप्लॉइड है। और अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें, मतलब ये कब नजर आता है, तो हम इसको फ्यूल्जन स्टेन लगाने के बाद, यूज करने के बाद लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जब हमने किसी चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है तो हमें उसे मुख्तलिफ कलरफुल स्टेन्स अप्लाई करने पड़ती हैं ताकि वो चीज उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर ले, और फिर उसके बाद वो पार्ट हमें कलरफुल होकर माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आ जाए। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरियल सेल है। इसमें न्यूक्लियोइड, जिसे हम क्रोमोसोम भी कह रहे हैं, वो हमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्लाज्मिड भी मौजूद है। एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की एक टाइप है जिसे हम इकोलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं। These are they have close circle chromosome measures approximately 14,000 micrometer. एस्चेरिचिया कोलाई में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि क्लोज होता है, यानी कि उसके भी एजेस साइडों से आपस में अटैच हुए होते हैं और ये सर्कल की फॉर्म में होता है। अगर इसको हम सीधा करके यानी कि स्ट्रेट करके इसकी लेंथ को नापें तो ये अप्रोक्सीमेटली 14,000 माइक्रोमीटर के करीब होगी। प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में बैक्टीरियल डीएनए के अलावा या न्यूक्लियोइड के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद होता है। इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, और दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये डीएनए भी सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इसमें और बैक्टीरियल डीएनए में डिफरेंस ये है कि ये हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। बहुत सारे बैक्टीरिया में मौजूद है लेकिन तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। इट्स फंक्शन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेशन से मुराद ये है कि ये खुद ब खुद ही अपनी जीन्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, 1 से 2, 2 से 4 खुद ब खुद ही हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए या रेप्लिकेट करने के लिए बैक्टीरियल डीएनए की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक प्लाज्मिड से मजीद 2 प्लाज्मिड आगे बने हैं और यहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए भी मौजूद है। The plasmids are not essential for bacterial growth and metabolism. प्लाज्मिड बैक्टीरिया की ग्रोथ या फिर उनके मेटाबॉलिज्म के लिए असेंशियल नहीं होते, यानी कि ये बैक्टीरिया अगर प्लाज्मिड मौजूद नहीं है किसी बैक्टीरिया में तो उसकी ग्रोथ को, उसके मेटाबॉलिज्म को, उसकी सिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस जो भी उसमें प्रोसेसेस हो रही हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फंक्शन बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करना नहीं है। Then what's its function? It contain drug resistant heavy metal disease and insect resistant genes. इसमें कुछ जीन्स होती हैं जो इसको दूसरी चीज़ों के मुकाबले में रेजिस्टेंट बनाती हैं। यानी एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड मौजूद है वो इसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करेगा। पैथोजेनिसिटी उसके हमला करने की या बीमारी फैलाने की ताकत को इंक्रीज करेगा, और उसमें क्या होगा कि इसमें कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो कि जिसकी वजह से इस पे दवाइयों का असर नहीं होगा, हैवी मेटल्स का असर नहीं होगा, बीमारी का असर नहीं होगा, और
इसमें इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट होंगी, यानी कि इन्हें इंसेक्ट्स का भी इस पे असर नहीं होगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो इनको ये अपना डिफेंस प्रोवाइड करेगी और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैक कर सकेंगे। तो इस तरीके से प्लाज्मिड इनको डिफेंस प्रोवाइड करता है या इनको रेजिस्टेंट बनाता है। इसके अलावा हम प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में भी यूज़ करते हैं और एज अ वेक्टर। वेक्टर हम कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने वाले फैक्टर को, यानी कि एक जगह से चीज इंसर्ट करवाने के बाद दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ह्यूमन सेल है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले हमारे पास एक ह्यूमन सेल है, इसमें से इंसुलिन जीन को लिया गया है। इंसुलिन जीन का काम ये होता है कि ये इंसुलिन बनाती है और इंसुलिन ब्लड शुगर को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में, जिसकी वजह से खून में शुगर की मिकदार कंट्रोल रहती है या ग्लूकोज की मिकदार कंट्रोल रहती है। और अगर इंसुलिन ना बने या इंसुलिन जीन नॉन फंक्शनल हो जाए तो इसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल हाई होने लग जाता है और ऐसे पेशेंट को हम फिर कहते हैं कि इसे आम जुबान में या तो शुगर की बीमारी हो गई है या डायबिटीज मेलेटस हो गई है। तो इंसुलिन जीन को एक हेल्दी ह्यूमन सेल से लिया गया है और इसको एक बैक्टीरिया में से एक प्लाज्मिड को लिया गया है। अब यहाँ से कुछ जीन्स को रिमूव कर दिया जाएगा और वहाँ पर इंसुलिन जीन को इंसर्ट कर दिया जाएगा और एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दिया जाएगा। यानी कि हमने एक तरफ से इंसान के सेल में से इंसुलिन जीन लेकर उसे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट करवा दिया है। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, जिसके अंदर इंसुलिन जीन मौजूद है, उसे किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे, जिसे हम ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया का नाम देंगे। ट्रांसजीनिक मीन के जिसमें जीन का ट्रांसफर किया गया हो। अब इसे हम कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे और इसके बाद यहाँ से इस डिश में ये इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जीन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद ये इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी और फिर इस कल्चर मीडियम से हम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो इस आर्टिफिशियल इंसुलिन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। Ribosomes. Ribosome, the composition of ribosome is RNA and protein. राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इन बैक्टीरिया दे में बी लूजली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, या फिर बाज़-औक़ात ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम ने होल्ड किया हुआ है और यहाँ पर ये अमाइनो एसिड्स ऐड होते जा रही हैं वन बाय वन और एक प्रोटीन चेन बनती जा रही है। और जैसे ही ये टर्मिनेशन हो जाएगी, यानी कि अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन अलग हो जाएंगे, तो ये राइबोसोम्स भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। The number of ribosome depends on the कंडीशन ऑफ द सेल। ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल हेल्दी ग्रोइंग कंडीशन में है या फिर ओल्ड एज की तरफ जा रहा है। अगर सेल हेल्दी ग्रोइंग है तो इसमें राइबोसोम की तादाद हज़ारों की तादाद में होगी, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स का काम ज़्यादा है। प्रोटीन हेल्दी ग्रोइंग सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा रिक्वायर होती है, इसलिए राइबोसोम की तादाद भी ज़्यादा होगी। डिफरेंस फ्रॉम यूकैरियोट, ये यूकैरियोट से कैसे मुख्तलिफ हैं? दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम से साइज में छोटे होते हैं। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। जितनी भी ऑर्गेनेलीज हम पढ़ते हैं उसमें से राइबोसोम एक ऑर्गेनेली तो है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक 70S राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, और इसमें 30 स्वीडबर्ग सब यूनिट स्मॉलर है और 50S सब यूनिट लार्जर है। इसी तरह 80S राइबोसोम है और ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है, और ये 60 और 40 सब यूनिट पे मुश्तमिल है। ये सारी डिटेल्स हम प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं। मीसोसोम्स, मीसोसोम्स ये एक नई चीज है, बाकी जो चीजें हम पढ़ रहे थे उनसे जरा हटकर है। इन द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द मीसोसोम। बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट होती है और फोल्ड हो जाती है या इन्वेजिनेट हो जाती है, जिसके नतीजे में वो एक स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर को हम मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम कि वेजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में ऐसे राउंडेड वेजिकल्स हो सकते हैं, ट्यूब्यूलर फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में इसमें से मुख्तलिफ शाखें आगे निकल रही होती हैं, या फिर लैमिले फॉर्म में इस तरह स्ट्रेट भी मौजूद हो सकती हैं। मीसोसोम बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर शो की गई है, ये अंदर की तरफ कोई इमेजिनेशन हुई नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसे हम मीसोसोम कह रहे हैं। और इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। जब सेल ने डिवाइड होना होता है या उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होनी है, तो उस टाइम पे मीसोसोम्स हेल्प करती हैं। इसमें ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, और सेल डिवीजन के दौरान ये मजीद अंदर से अंदर की जानिब इन्वेजिनेट होती जाती हैं और सेल एक से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम्स, इसके अलावा ये सेल में से एंजाइम्स को बाहर भेजने के काम भी आती हैं। इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इसके अलावा इसमें रेस्पिरेशन के लिए भी एंजाइम्स मौजूद हैं और ये सांस लेने में बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज, इन सब स्ट्रक्चर्स के अलावा बैक्टीरिया में ग्रेन्यूल्स या स्टोरेज बॉडीज मौजूद होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एक ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहा है जो कि कॉम्पिटिटिव है, यानी कि जहाँ पे कंपटीशन है। अभी कंपटीशन किस चीज़ के लिए है? न्यूट्रिएंट्स के लिए है, कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करता है कि जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत शॉर्ट सप्लाई में होते हैं, हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। इसलिए जब न्यूट्रिएंट्स जब कभी ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया के इर्द गिर्द मौजूद हों तो वो इसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेती हैं। और इन ग्रेन्यूल्स या स्टोरेज बॉडी की जो नेचर है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी ये स्टोर हो सकते हैं, सल्फर की फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं, फैट या फॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो ये स्टोरेज बॉडीज एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं, यानी कि जो जिन मटेरियल्स को एक्सक्रीट करना हो, जैसे अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, जो बैक्टीरिया के लिए वेस्ट है, वो इसको ग्रेन्यूलर फॉर्म में या स्टोरेज बॉडी की फॉर्म में अपने जिस्म में स्टोर कर लेगा और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको बाहर की जानिब रिलीज करता जाएगा। जैसा कि ये एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है जिसे माइक्रोस्कोप के नीचे शो किया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ग्रेन्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स भी बनाते हैं। दीज आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज। डोरमेंट कहते हैं ख्वाबीदा हालत को, सोई हुई हालत को, लेकिन यहाँ पर मेटाबॉलिकली डोरमेंट से मुराद ये है कि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, कि ये जर्मिनेट नहीं होते, बस जिंदा हैं लेकिन वर्किंग फॉर्म में मौजूद नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। Certain species of bacteria produce spores at late age of cell growth. ये सेल ग्रोथ की लेटर स्टेजेस पे, यानी कि जो आखिरी वाली स्टेजेस चल रही होती हैं, वहाँ पर ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, और ये स्पोर्स फिर डोरमेंट इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद रहती हैं। स्पोर्स एक्सोस्पोर्स भी हो सकते हैं और एंडोस्पोर्स भी हो सकते हैं।
अगर ये एक्सोस्पोर हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर मौजूद है, यानी कि बैक्टीरिया की बॉडी या वेजिटेटिव सेल से बाहर बनेगा तो हम इसको एक्सोस्पोर कह देंगे। और अगर ये बैक्टीरियल सेल के अंदर बनेगा तो फिर इसे हम एंडोस्पोर कह देंगे। स्पोर के करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस को पास करने की या उसे बर्दाश्त करने की काबिलियत रखते हैं, जैसे कि रोशनी बहुत ज़्यादा है या नहीं है, डेसिकेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है या कम है बहुत, और पीएच बहुत ज़्यादा है या कम है। इसी तरह मुख्तलिफ केमिकल एजेंट्स जैसे डिटर्जेंट या फिर कोई और जो है इस तरह की चीज़ जो इनके इर्द गिर्द ये सब चीज़ें अगर मौजूद हैं तो ये उसमें से रेजिस्ट करेंगे, यानी कि अगर स्पोर्स के ऊपर ये सब चीज़ें अप्लाई की जाएं तो भी वो इन सब कंडीशंस को सरवाइव कर लेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन। और फिर हालात फेवरेबल अगेन होंगे, हमेशा ऐसी बुरी इन्वायरमेंटल कंडीशंस तो नहीं रहेंगी। जैसे ही कंडीशंस बेटर होंगी वैसे ही ये जर्मिनेट हो जाएंगे स्पोर्स और ये एक वेजिटेटिव सेल बना देंगे। सिस्ट, कुछ बैक्टीरिया सिस्ट भी बनाते हैं और सिस्ट बनाने के लिए इसमें क्या होता है कि ये डोरमेंट थिक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म्स होती हैं। बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल क्रिएट कर लेता है और ये डेसिकेशन रेजिस्टेंट होती हैं, यानी कि इनको पानी की अगर कमी हो भी तो भी ये उस कंडीशन को पास आउट कर लेती हैं। और ये डोरमेंट होती हैं, ये भी डोरमेंट से अगेन वही मुराद है कि ये मेटाबॉलिज्म इनमें नहीं हो रहा होगा, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये वैसे अलाइव होंगे, जिंदा होंगे। और ये वेजिटेटिव सेल्स की डिफरेंशिएशन के दौरान बनती हैं, यानी कि अगर कोई सेल डिफरेंशिएट हो रहा है और उस टाइम पीरियड में अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है तो उस कंडीशन में सिस्ट को डेवलप कर लिया जाएगा और फिर जैसे ही सीजन चेंज होगा, सूटेबल कंडीशंस वापस आएंगी तो ये जर्मिनेट हो जाएंगी। लेकिन सिस्ट में और स्पोर में एक डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस ये है कि सिस्ट हीट रेजिस्टेंट नहीं होती जबकि स्पोर्स हीट रेजिस्टेंट भी होती हैं। इसके अलावा सिस्ट हमेशा एक सेल के इर्द गिर्द एक थिक वॉल क्रिएट करने से बनती है, जबकि स्पोर्स बाहर भी बन सकते हैं और बैक्टीरियल सेल के अंदर भी बन सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसे आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।